सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने हिंदी में गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था और इसके साथ ही इस पाठ के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय जाना था। आज हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या देखेंगे तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने बताया था कि लेखक ने इस पाठ में राष्ट्र के निर्माण के संदर्भ में किन किन चीज़ों का होना अति आवश्यक है, इस बारे में बताया है। उन महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताया है कि जब ये तीनों तत्व मिलेंगे तभी जाकर राष्ट्र का निर्माण संभव है। और वो तत्व क्या है? जैसा कि कल आपने देखा कल के वीडियो में कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरी है भूमि। भूमि के बाद जो दूसरा तत्व है वो है जन, जन यानी मनुष्य, और तीसरा तत्व है जन की संस्कृति। यानी कि राष्ट्र तभी बन सकता है जब एक निश्चित भूभाग हो और उस निश्चित भूभाग पर निवास करने वाला जो प्राणी हो वो कौन हो? जन हो, यानी मानव हो, मनुष्य हो। और उसके अतिरिक्त जन भी कैसा हो? सुसंस्कृत हो, यानी सभ्य हो, पढ़ा लिखा हो। तभी जाकर जो है वह भूभाग राष्ट्र की संज्ञा पा सकता है या वह भूभाग या वह राष्ट्र विकास कर सकता है। आज हम प्रथम तत्व भूमि या पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। लेखक शुरुआत ही करता है कि भूमि, जन और जन की संस्कृति तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है और उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेखक ये कहना चाहता है कि यह जो भूमि है, धरा है या पृथ्वी है, इसका निर्माण ईश्वर ने किया है या यूँ कह ले प्रकृति ने किया है। और यह आज से नहीं है, यह अनंत काल से है, यानी इसका अस्तित्व जब से जीवन का निर्माण हुआ है तब से है और अनंत काल तक बना भी रहेगा। प्रारंभ में जैसा कि हम जानते हैं कि जब सारी चीज़ों का निर्माण हुआ तो प्रारंभ में सूक्ष्म जीवों का निर्माण इस धरा पर हुआ और फिर धीरे धीरे जो है एक एक करके सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े जीवों और बड़े जीवों के बाद जो है धीरे धीरे करके आज का जो है सुप्रीम जीव जिसे कह सकते हैं, यानी मानव का निर्माण हुआ। मानव इस संसार के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसके पास मस्तिष्क है। क्योंकि मस्तिष्क तो वैसे सबके पास होता है, लेकिन मानव कैसा प्राणी है? एक विवेकशील प्राणी है, एक ज्ञानवान प्राणी है। इस कारण जो है यह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो भूमि के प्रति जो लगाव रखता है वह मानव ही रखता है। एक जगह इस पाठ में लेखक कहता है कि यह धरती जो है मातृभूमि की संज्ञा पाई है। किसके कारण? मनुष्य के कारण। कि मानव ही ऐसा है जो धरती को माँ के रूप में स्वीकारता है। आप जानवरों को ले लें, उन्हें कहीं भी रख दीजिए, उनका लगाव उस तरह से नहीं है कि वो धरा को अपनी माँ की तरह से जो है मानेंगे। लेकिन मनुष्य का क्या है कि वह धरा से इस तरह से जुड़ा है जैसे कोई संतान
अपनी माँ से, अपनी जननी से या अपनी जन्मदात्री से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से जो है लेखक ये कहना चाहता है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, इसका अस्तित्व अनंत काल से है और अनंत काल तक बना रहेगा। इसलिए उस भूमि पर रहने वाले नागरिकों का या मनुष्यों का ये परम कर्तव्य बनता है कि वह अपनी मातृभूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के प्रति सचेत रहे। यानी जिस भी भूभाग पे हम रह रहे हैं, हमारे राष्ट्र में प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें हमें उपहार के रूप में दी हैं। तमाम चीज़ें, पर्वत, नदी, पहाड़, झरने, जंगल, वन, उपवन, सब कुछ क्या है, प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिया है, जिन पर हम आश्रित हैं, या यूँ कह लें हमारा जीवन आश्रित है। जब हम इसके सौंदर्य को पहचानेंगे, इसकी महिमा को पहचानेंगे और इसकी समृद्धि के प्रति सचेत रहेंगे, इसकी उपयोगिता को पहचानेंगे, तो सदैव हमारा विकास होता रहेगा। अन्यथा हम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे, उसको विकृत करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लिए कुछ भी इस धरा पर शेष नहीं रह जाएगा। इसीलिए लेखक का कहना है कि किसी भी भूमि पर रहने वाले नागरिकों का ये परम कर्तव्य बनता है कि वह अपने भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहे। अपनी मातृभूमि के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता की जो भावना है वो उतनी ही अधिक बलवती होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो लेखक कहना चाहता है कि यह धरती जो है हमारे राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी होती है, कि हम जितना अधिक अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़े रहते हैं, हमारे मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव या राष्ट्रभक्ति का भाव उतना ही अधिक मजबूत होता है। और लेखक कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। यानी जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति नहीं जुड़ा रहता है गहराई के साथ, या अपनी मातृभूमि के प्रति उसके अंदर लगाव नहीं है, तो उसकी राष्ट्रीयता जो है बिल्कुल निर्मूल मानी जाती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होगी, यानी हम जितना ही अपनी धरती से जुड़े रहेंगे, अपने मूल से जुड़े रहेंगे, उतना ही हमारे मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव और भक्ति का भाव उतना ही अधिक रहेगा। जैसे सीधा सा उदाहरण है, ये अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का ही भाव है कि किसी भी देश के जवान अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते मर मिट जाते हैं या मर मिटने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये मातृभूमि के प्रति लगाव का ही भाव है कि व्यक्ति जो है, और सही अर्थों में वही राष्ट्र विकास करता है जब उस देश के नागरिक अपने प्रत्येक कर्म को अपना राष्ट्र धर्म मानते हैं, और जब राष्ट्र धर्म मान करके अपना हम कर्तव्य करते हैं तो निश्चित तौर पे राष्ट्र विकास करता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो विश्व के अधिकांश देश जो कि एकदम विकास की उन्नत शिखर पे हैं या एक विकसित हैं, तो वहाँ के देशों, उस देश के नागरिकों को यदि देखा जाए तो उनके कर्तव्य को देखा जाए तो वास्तव में वे अपने प्रत्येक कार्य को अपना राष्ट्र धर्म समझते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के करते हैं। वो जानते हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो सब कुछ हमारे राष्ट्र के लिए हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उनका राष्ट्र विकास करता है। इसलिए लेखक कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होती है, राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही अधिक पल्लवित होता है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। लेखक ये कहना चाहता है कि जिस देश के नागरिक अपने राष्ट्र के भौतिक स्वरूप की आदि से लेकर अंत तक की जानकारी रखते हैं, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानते हैं, निश्चित तौर पे वह राष्ट्र विकास करता है। इसलिए किसी भी
जागरणशील राष्ट्र के लिए यह जरूरी है या कि वह जो है अपने देश के भौतिक स्वरूप के आदि से लेकर अंत तक की जानकारी रखे, उसकी सुंदरता, उसकी समृद्धि और उसकी उपयोगिता को पहचाने और उसकी महिमा को पहचाने तथा उसके सौंदर्य और उपयोगिता को सदैव बनाए रखें। अब इस पाठ से संबंधित अनेक प्रश्न बन सकते हैं। 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। जैसे गद्यांश का संदर्भ लिखें, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि एक माननीय पुरातत्वविद रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, कोई भी पंक्ति दे दी गई और उसकी व्याख्या पूछ ली जाएगी। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। तो गद्यांश का केंद्रीय भाव यही है कि लेखक इसमें कहना चाहता है कि अगर कोई राष्ट्र विकास करना चाहता है या कोई भी राष्ट्र अगर समृद्ध बनना चाहता है, तो सबसे ज़रूरी है कि उस राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्रभूमि या अपनी मातृभूमि या अपने देश की भूमि के भौतिक स्वरूप के बारे में बेहतर ढंग से जाने, उसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहे, उसकी उपयोगिता और महिमा को जो है पहचाने और इस तरह से कार्य करे कि वह जो है प्रत्येक कार्य अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के करे, तो निश्चित तौर पे राष्ट्र जो है विकास करेगा। दूसरे लेखक यह कहना चाहता है कि देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। तो देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यही कर्तव्य है कि वह जो है इस धरा की उपयोगिता, इसके सौंदर्य और इसकी समृद्धि के प्रति सचेत रहे, उसका उपयोग भी करे, लेकिन उसकी महिमा को बनाए रखे, उसकी उपयोगिता को सदैव बनाए रखे, उसको विकृत ना होने दे। देखिए, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक शब्द आया है निर्मूल, कि पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वो निर्मूल होती है। तो निर्मूल शब्द में उपसर्ग पूछा जा सकता है। तो इसमें निर उपसर्ग है, मूल इसका मौलिक शब्द है, मूल शब्द है। इसी तरह से पल्लवित शब्द है, इसमें प्रत्यय पूछा जा सकता है। तो प्रत्यय इसमें मूल शब्द पल्लव है और इत प्रत्यय है, तो पल्लव प्लस इत बराबर पल्लवित हो गया, इत प्रत्यय हो गया। अब फिर आगे के अवतरणों को दूसरे वीडियो में देखें।